नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। रिटायरमेंट की सुरक्षा जिस पेंशन पर टिकी होती है वही अब एक फॉर्म भरने पर निर्भर हो गई है। सरकार ने पेंशन नियमों में ऐसा बदलाव किया है कि आपकी एक छोटी सी चूक पूरे परिवार की पेंशन पर भारी पड़ने वाली है। असल में पीएफआरडीए ने पेंशन से जुड़े नियमों में ऐसा बदलाव किया है कि अगर कर्मचारी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी जिसको कि आप यूपीएस के नाम से जानते हैं या एनपीएस वाला ऑप्शन नहीं भरा तो आपकी पेंशन जीरो हो जाएगी। अब क्या है नया नियम, लाखों कर्मचारियों का क्या होगा, क्या पेंशन को लेकर लापरवाही जो है वो भारी पड़ेगी या नहीं, इसकी करेंगे पड़ताल। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन एंड नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल साहब। सर, आपका मनी 9 पर बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी सर, कहा गया सरकार की तरफ से कि यूपीएस को लाया जा रहा है, एक नई जो है पेंशन स्कीम है। एश्योर्ड तरीके से कहा गया कि इसमें आपको पेंशन दिया जाएगा, मिनिमम पेंशन दिया जाएगा, फैमिली पेंशन की बात कही गई। कहा गया कि इतनी अच्छी स्कीम है कि आप चलिए फटाफट आप आ जाइए, इसमें शिफ्ट हो जाइए। एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने की जो है कार्रवाई भी शुरू की गई, लेकिन तमाम जी कोशिशों के बावजूद, डेडलाइन 2-3 बार बढ़ाने के बावजूद आउट ऑफ 30 लाख ओनली 1,22,123 लोगों ने ही जो है यूपीएस को ऑप्ट किया। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि पीएफआरडीए ने कह दिया कि आपको एक ऑप्शन को अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपका पेंशन जीरो हो जाएगा। ये पूरा मामला है क्या सर? हम आपसे इसकी गंभीरता समझना चाह रहे हैं। विशाल जी, अगर आपको याद हो तो 24 अगस्त 2024 को जी। भारत सरकार ने पहली बार यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ड्राफ्ट को सामने रखा था। अश्विनी वैष्णव साहब के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक डिटेल्ड ड्राफ्ट निकाला, वो निकाला था 19 मार्च 2025 को। और वो डिटेल्ड ड्राफ्ट था यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, और उसको लागू किया उन्होंने 1 अप्रैल 2025 से। 30 जून लास्ट डेट थी, 30 जून 2025। इस बीच यूनिफाइड पेंशन स्कीम में तमाम तरह की समस्याएं थी जिनका हम लोगों ने विरोध किया, और 18 जून को पहली बार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दो एडिशनल चीजें डाली गई। जी। वो दो एडिशनल, एक तो चीज थी ग्रेच्युटी का इनकॉर्पोरेशन। ये कहा गया 18 जून को कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी ग्रेच्युटी का प्रावधान है। दूसरी बात ये कही गई कि जिस तरह एनपीएस के अगर कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके पास, उसके परिवार के पास दो विकल्प रहेंगे। दो विकल्प क्या है, कोई समझ लीजिए। पहला विकल्प ये था कि अगर मौत हो गई या डिसेबिलिटी हो गई तो कर्मचारी का जितना अंशदान है प्रेन अकाउंट में या एनपीएस के खाते में, उस खाते में से टोटल में से जो कर्मचारी का अंशदान है वो ब्याज सहित निकाल करके कर्मचारी के या कर्मचारी के परिवार को दे दिया जाएगा। प्लस आखिरी वेतन जो था कर्मचारी का, उसका 50% महंगाई भत्ता मिला करके पेंशन देना शुरू कर देगी सरकार। ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर कर्मचारी के परिवार को या कर्मचारी को ये लगता है कि उसे ये वाली पेंशन नहीं चाहिए तो वो एक काम कर सकता था कि जो टोटल फंड इकट्ठा हुआ है वहां पर उसका 20% ले सकता था, या उसका परिवार 20% ले लेता, और जो 80% बचता उससे वो एन्युटी यानी एन्युटाइज्ड पेंशन किसी कंपनी से खरीद लेता। दूसरा विकल्प ये था। तो 18 जून को ये वाला विकल्प जो एनपीएस कर्मचारियों के पास था, इसी विकल्प को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को भी दिया गया। ये बदलाव था। 30 जून के बाद सरकार ने फिर से डेट बढ़ाई और उस डेट को बढ़ा करके 30 सितंबर 2025 कर दी। लोगों ने यूपीएस की तरफ फिर से रुझान नहीं किया। सारी चीजें मतलब डेथ एंड डिसेबिलिटी के मामले में यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस और ओपीएस बराबर हो गई। फिर 30 सितंबर की डेट को बढ़ाने के बाद उन्होंने 30 नवंबर कर दिया। इसी बीच 2 सितंबर को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का दोबारा गजट आया, उसमें कुछ उन्होंने बदलाव किया। उसमें एक बदलाव जो अहम बदलाव था वो ये था कि पहले ये कहा गया कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए 25 साल की सेवा अनिवार्य है। दोबारा ये कहा गया 2 सितंबर को कि वॉलंटरी अगर आप चाहो तो 20 साल की सेवा के बाद भी ले सकते हो, तो 20 साल की सेवा के बाद उसी अनुपात में पेंशन बनेगी, लेकिन मिलेगी सुपर एन्युएशन डेट से।
तो ये 2 सितंबर का बदलाव हो गया। अभी जो ये कल ड्राफ्ट आया है, 23 तारीख तो को। बेसिकली ये 23 दिसंबर को ड्राफ्ट आया और इसको 27 दिसंबर को इसे अपलोड किया गया। अब इसमें इन्होंने एक चीज जोड़ दी। ये पेज नंबर अगर 43 देखेंगे इंग्लिश का इसका, जी। तो पेज नंबर 43 पे नियम नंबर जो इनका 19 है, जी। 19 का पैरा नंबर जो 5 है, उसमें इन्होंने एक एडिशनल चीज जोड़ दी। उन्होंने कहा अगर आपने विकल्प नहीं लिया है, हम्म। सपोज दैट कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को तो कर्मचारी ने ऑप्ट कर लिया, अब अगर ऑप्ट करने के बाद वो जो 2 विकल्प थे डेथ एंड डिसेबिलिटी में, अगर उसके विकल्प का चयन नहीं किया और उसकी मौत या डिसेबिलिटी हो गई और उसकी नौकरी 15 साल से कम है, तो ऐसी स्थिति में जितना कार्पस है उठा करके सरकार दे देगी और पेंशन नहीं देगी, ओके। जीरो हो जाए। तो ये एक तरीके से धोखा हो गया ना विशाल जी। 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 ये जो लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में गए भी हैं उनके साथ तो एक खुला धोखा है। अगर आप कहें तो मैं उस धोखे को बता दूं ये कैसे है प्लीज धोखा। प्लीज प्लीज, लोगों को एक तो लगातार जो है यूपीएस वर्सेस एनपीएस को लेकर जो मैं मुहिम चला रहा हूं, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी के रूप में हो, और सरकार भी ये बात को मान रही थी। आप उस प्लेटफॉर्म पर जाइए, स्टेशन पर जाइए, बस कहीं अड्डे पे भी जाइए, सरकार कहती हुई दिख रही थी कि जो जानकारी है वो स्पष्ट रूप से आती हुई नहीं दिख रही है। लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि व्हाट इज द बेनिफिट बिटवीन एनपीएस और यूपीएस। तो इसको प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। अब सोचिए कि जो आदमी फॉर्म नहीं भर पाएगा, मैं तो उस देश से आता हूं जहां लोगों को उतनी जो है डिजिटल लिटरेसी को लेकर मैं सवाल उठाना चाह रहा हूं। लोगों को नहीं पता है भाई, आज भी कई तरह के जो फॉर्म्स भरने के लिए बात आती है तो लोग जो है साइबर कैफे का रुख करते हैं। सरकारी कर्मचारियों में उतने लोग नहीं हैं जो एकदम मोबाइल हैंडी हो, लैपटॉप हैंडी हो, उतने फॉर्म्स, उतने गैजेट, इतना बड़े बड़े जो पेजेस हैं। आप बताइए, आपने खुद बताया कि पेज नंबर 43, 19वां नियम पैरा नंबर 5, इतना कौन डिटेल पढ़ेगा? अगर वो ऑप्शन अगर आदमी क्लिक ना करे तो उसका पेंशन क्यों जीरो हो भाई? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप वो जो गफलत वाली बात है वो प्लीज बताएं। विशाल जी, सबसे जो बड़ी बात यह है कि जिन बेचारों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट किया, मतलब सरकार ने बहुत कोशिशें की कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सफल हो जाए। पहली बात तो लोग इसमें गए ही नहीं। अच्छा, जो लोग गए उसमें मैं ये मानता हूँ इसमें मतलब जो है क्लास लेवल 1 लेवल 2, मतलब लेवल 1 नहीं, मतलब क्लास 1 और क्लास 2 जी। के ऑफिसर्स ज्यादा हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। छोटा कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नहीं गया है। अच्छा, वो लोग जो गए तो यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम में जो जाने का तरीका था वो डिजिटल था, ऑनलाइन था, ऑफलाइन नहीं था। जी। सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुला था। वो ऑनलाइन स्विच करता और स्विच करने के बाद अपना प्रिंट आउट निकालता, वो अपने डिपार्टमेंट में कई देता। बार मंजीत जी, मेरी आप जब आपसे बातचीत भी हो रही थी तो आप खुद कह रहे थे कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि कैसे ये फॉर्म भरा जाए। स्विच करने वाली जो आप जी बात बता रहे हैं ना, कि वन टाइम स्विच करने वाली जो फैसिलिटी बीच में दी गई थी, लोगों को उस जी। फॉर्म के बारे में पता नहीं था, डिजिटली कैसे स्विच करना ये नहीं पता था। तो विशाल जी, अब इसमें समझिए कि इसमें मतलब कितना बड़ा ये एक तरीके से धोखा है कि सपोज दैट किसी कर्मचारी ने ऑनलाइन स्विच कर लिया। मान लीजिए कि उसने 29 नवंबर को लास्ट डेट से 2 4 6 10 दिन पहले उसने स्विच किया और वो यूपीएस में चला गया। उसकी नौकरी अभी 12 13 14 साल की थी और ये जी। 23 दिसंबर को नियम आता है कि अगर उसने ऑप्ट नहीं किया, दूसरा जो मतलब डेथ या डिसेबिलिटी होने के मामले में अगर उसने विकल्प का चयन नहीं किया है और इत्तफाक से या मतलब जो है अनफॉर्चुनेटली उस कर्मचारी या उस अधिकारी की मौत हो गई, एक तो उसने सरकार को सपोर्ट करने की नीयत से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट किया और उसके साथ हादसा हो गया, उसकी मौत हो गई। अब उसने तो ऑप्शन वाला तो फॉर्म भरा नहीं था जी। क्योंकि वो ऑनलाइन था ही नहीं। अगर उसी ऑनलाइन के साथ ये ऑप्शन लगा देते कि इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द सर्विस, इनमें से कौन से ऑप्शन को चयन कर रहे हो, तो वो भी वहीं का वहीं हो जाता। अब वो तो था नहीं तो उसने नहीं भरा, अब उसकी मौत हो गई। तो अब देखिए, एक तो उसने सरकार की इतनी बड़ी पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए खुद के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विकल्प का चयन किया और उसकी नौकरी 15 साल से कम थी, तो उसके परिवार को पेंशन ना देने का फरमान जारी कर दिया
कि उसको पेंशन नहीं मिलेगी, और उसके इंडिविजुअल कॉर्पस में जो भी पैसा यानी 10+10, सरकार का अंशदान 10% और कर्मचारी का अंशदान 10%, वो दे दिया जाएगा, खत्म कहानी। तो ये तो सरासर उन लोगों के साथ और बड़ा धोखा है जिन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विकल्प को चुना था। ओके ओके, बीच में एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है सर, कि फैमिली पेंशन वाला मामला भी था। कहा जा रहा था कि अगर मृत्यु हो जाती है तो 60% के आसपास मिलेगा। वो मामले को भी हम लोग इस कहानी से जोड़कर देख सकते हैं ये क्या? सर, ये भी उसमें भी एक धोखा है। समझिए विशाल जी, प्लीज। कोई आदमी जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले लिया था, अगर वो रिटायर हो जाता उस दिन, मान लो कोई आदमी आज की डेट में रिटायर हो जाता, तो रिटायर होने पर उसको, अगर उसकी नौकरी 25 साल की हो जाती तो 50% पेंशन मिलती। अब अगर वो, मान लो उसकी नौकरी 14 साल की है और वो मर गया, जी 14 साल की नौकरी के दरमियान मरने पर, मान लो फंड वहां पर बना हुआ है 50 लाख रुपए, 10+10 वाला, तो 50 लाख रुपए दे दिया और पेंशन कर दी 0। सपोज दैट उसी 14 साल की नौकरी के बाद वो बंदा वहीं पर रिटायर होता, तो रिटायर होने पर क्या करते? रिटायर होने पर 14 साल की नौकरी में 28% पेंशन बनती आखिरी वेतन का, प्लस डियरनेस अलाउंस, और लमसम अमाउंट के रूप में कुछ पैसे मिलते उसको। और उस वो चाहता तो इंडिविजुअल कार्पस में से 60% तक विड्रॉल भी कर लेता। अगर विड्रॉल करता तो पेंशन 28% से और नीचे कम घट जाती। तो एक तरीके से देखा जाए तो उसी दिन रिटायर होने वाले कर्मचारी से भी ज्यादा खराब स्थिति में कर दिया, जबकि उसकी डेथ हो रही है। ओके ओके। जबकि जबकि एनपीएस में ये भी प्रावधान था कि अगर कोई न्यूली कैंडिडेट या मतलब कोई भी कर्मचारी न्यू ज्वाइनी। अगर 15 साल के पहले मर जाता है, जी। तो उसको डिफॉल्ट के रूप में ओल्ड पेंशन स्कीम वाला विकल्प मिलेगा। ये डिफॉल्ट ओके सुविधा थी। ओके। हाँ, उसके लिए भरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, जिनकी नौकरी 15 साल से ज्यादा की हो चुकी थी उनके लिए डिफॉल्ट नहीं था, उनको उनके लिए भरना कंपलसरी था। नहीं तो डिफॉल्ट 20 और 80 वाला फार्मूला लग जाता। तो एक तरीके से ये मतलब जो है, एक तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम वैसे ही नहीं चल रही, और जिन बेचारों ने गलती से ले लिया उनके ऊपर आप गाज पे गाज गिराए लेकिन जा रहे हो। मंजीत जी, बड़ा सवाल ये है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। अब आगे क्या होगा? अब सारी बातों का अगर लब्बो लुबाब मैं देख पा रहा हूं, मैंने नोट जो बनाया, तो पहले जो था कि अगर मान लीजिए विकल्प न चुनने पर भी कुछ लाभ मिल जाता था, लेकिन अब है कि जी विकल्प नहीं चुना तो पेंशन ही नहीं मिलेगी भाई, जीरो हो जाएगा। पहले कहा जा रहा था कि नियम थोड़े लचीले थे, अब कहा जा रहा है कि नियम बड़े सख्त हो गए। पहले कहा जा रहा था कि कर्मचारी सुरक्षित महसूस करता था, अब कहा जा रहा है कि कर्मचारी को खुद जो है सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन अब कर्मचारी करे तो करे क्या? जो फंस गया उसके लिए क्या ऑप्शंस बच रहे हैं मंजीत जी? भाई, ये तो मतलब जो है बनाने वालों को सोचना चाहिए था। और जो ये जो 23 दिसंबर का जो गजट आया है ना विशाल जी, इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि जो लोग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं जी। वे अभी भी यूपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। ये जरूर लिखा है ये अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। तो सर, तो लागू उसके पीछे होंगे। तो ये तर्क है ना मंजीत जी कि वो डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाया गया, इसलिए सरकार भी कह रही है कि अब आपके लिए ऑप्शंस मैं दे ही नहीं रहा हूं। तो ऑप्शन दे नहीं रहे हो तो फिर यूपीएस को चला क्यों रहे? 1,22,000 लोगों के लिए यूपीएस को चलाने का मतलब ही क्या है? तो यूपीएस तो वैसे ही बंद हो जाती। अगला सवाल मंजीत जी, तो क्या सरकार का जो ये यूपीएस स्कीम है तो टोटल फेलियर हो गया? ये तो बंद हो जाएगा सर। सर जाहिर सी बात है, अगर इन 1,22,000 लोगों में से, देखिए ये तो तय है, जो लोग, जिन लोगों की, उन 1,22,000 जिन लोगों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट किया है, अगर उनकी लंबी नौकरी है तो वो धीरे धीरे फिर से एनपीएस में स्विच कर जाएंगे, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लोगों की संख्या फिर घट करके 0 के आसपास आ जाएगी। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो वैसे ही खत्म हो या जाएगी। फिर इसका या कोई ये हो मतलब ही सकता नहीं। है मंजीत जी कि सरकार फिर एक बार ले आए, पेपर ले आए, कहे कि एक बार और स्विच करने का मौका दे रहे हैं, सटासट सब जो है 1,22,000 लोग फटाफट आ जाएंगे एनपीएस। नहीं, एक बार अगर ऑप्शन बढ़ा देने से, देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के प्रति अट्रैक्शन तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देने की शुरुआत नहीं की जाती, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि जो सरकार ने लमसम अमाउंट का प्रावधान रखा है, उस लमसम अमाउंट के प्रावधान को कम से कम 3 गुना करे, ओके। तब जाकर के कहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम
लोगों के लिए सुटेबल हो सकती है। ओके। हालांकि ओल्ड ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प तब भी नहीं होगा वो, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि 90% से के आसपास ओल्ड पेंशन स्कीम ये बन जाएगी। ओके। इसके अब पहले तो नहीं, सरकार चाहे कुछ भी कर ले, अब इसमें तोड़ मरोड़ जोड़ तोड़ और मतलब जो है गांठ पे गांठ लगा ले, सुधार पे सुधार कर ले, इन दो सुधारों के बिना यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये उल्टी पुल्टी स्कीम ही रहेगी। मतलब जो है बेकार जी। बेकार अब स्कीम अब रहेगी अब इसका। चूंकि मंजीत जी आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आठवें वेतन आयोग से रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। कहाँ तक गाड़ी पहुंचती हुई नजर आ रही है सर? क्या बजट में कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है? किसी भी तरह की मीटिंग की जो है सुगबुगाहट आती हुई नहीं दिख रही है। जो पहले प्रथम चरण में जो बात आ रही थी कि अध्यक्ष महोदया से जो है मुलाकात हो सकती है, कर्मचारी संगठनों की मुलाकात हो सकती है, टीओआर में जो कुछ मतभेद जो लग रहे हैं उनको जो है दुरुस्त किया जा सकता है, कुछ खबर है सर? प्लीज बताएं। विशाल जी, अभी तो ऐसी कोई खबर नहीं है, क्योंकि अभी पे कमीशन का ऑफिस कहीं बना ही नहीं जो हमें ऑफिस बताया जाए कि पे कमीशन को ऑफिस मिला हुआ है, यहाँ पे बैठकें शुरू होंगी, कोई शेड्यूल तो जारी हुआ नहीं। लेकिन सर तो जब कल तक से नए साल की शुरुआत हो जाएगी। उम्मीद तो की जा रही है कर्मचारी वर्गों में कि 1 जनवरी 2026 से जो है आठवें वेतन आयोग की जो है जो बात कही जा रही थी कि उसका फायदा मिल जाएगा। हालांकि जो देर हो रही है, 18 महीने के आसपास को जो है कहा जा रहा है कि तय करेंगे, मसौदा तैयार होगा और तमाम जो है डिबेट डिस्कस और डिसाइड तब किया जाएगा। लेकिन सर लोग जो है आपसे जो है जानना चाहते हैं कि क्या 1 जनवरी से कुछ नई खुशखबरी आती हुई दिखेगी सरकारी कर्मचारियों के लिए? ऐसा लग नहीं रहा विशाल जी, देखो सरकार क्या कहती है। सरकार तो 15 जनवरी के पहले तक ये कहती रही कि पे कमीशन का गठन नहीं होगा, अभी कोई प्रपोजल उसके कंसीडरेशन में नहीं है। फिर अचानक से 15 जनवरी को रेल मंत्री साहब अनाउंस करते हैं, मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये फैसला किया है कि 8वां पे कमीशन गठित किया जाएगा। तो उत्तर दिल्ली का चुनाव उस समय निपट जाता है पे कमीशन की उस अनाउंसमेंट में। फिर 10 महीने बाद बिहार का चुनाव आता है, 10 महीने तक शांत रहती है सरकार। 10 महीने बाद बिहार के चुनाव में बोलती है कि ये लोग अध्यक्ष होंगे 28 अक्टूबर को, और ये उसके मेंबर होंगे। हेलो, पे कमीशन का आधिकारिक गठन हो गया है। और फिर अक्टूबर से लेकर पूरा नवंबर निकल गया, पूरा दिसंबर निकल गया। अभी बेचारे पे कमीशन को बैठने की जगह नहीं मिली कि मतलब वो मैडम कहाँ जाके बैठेंगी, उनका ऑफिस कहाँ है, कहाँ क्या है, कुछ पता नहीं है। जी। और ऐसे ही अब कल से मतलब जो है परसों से 1 जनवरी शुरू हो जाएगा और नया साल शुरू हो जाएगा। जिस दिन हमको पे कमीशन की बढ़ी हुई सैलरी मिलनी चाहिए थी, उसको लेकर के सरकार कह रही है 18 महीने लगेगा। 18 महीने का मतलब है कि मार्च अप्रैल मई जून 2027 चला जाएगा, मतलब वहां तक पहुंच जाएंगे। उस समय तक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे, तब जाकर के फिटमेंट फैक्टर का मतलब अनाउंसमेंट करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार मतलब इलेक्शन इलेक्शन खेल रही है जी। कर्मचारियों के साथ, कि जी। देखो तुम्हारा वोट भी इधर उधर जाने नहीं देंगे, और जब मर्जी होगी तब तुमको देंगे। मतलब ओके। इस तरह की ये जो चल रही है, तो मैं तो यही कहूंगा। अभी हमने एक प्रस्ताव भी रखा है। देखिए, अभी तो पे कमीशन तो गठित हुआ नहीं कि हम उसके सामने ये प्रस्ताव रखें। जी। अभी मैं तो शुक्रगुजार हूँ मीडिया के सभी साथियों का, जो हमारे लगातार पे कमीशन से जुड़े हुए मुद्दे उठाते भी रहते हैं। जब भी उनको कुछ हम भेजते हैं तो वो जरूर उसको मेंशन करते हैं अपनी न्यूज़ में। तो हमने अभी ये कहा है कि भाई आप 18 महीने लगाओगे या 15 महीने लगाओगे, जो लगाओगे सो लगाओगे, हमें 1 जनवरी 2026 से तब तक अंतरिम राहत दे दो। ओके। पे कमीशन, सपोज दैट फिटमेंट फैक्टर आ ये गया, ये कुछ ये, भी ये आ गया अंतरिम राहत मान। क्या है? इसको जरा खुल के बताइए, आसान भाषा में समझाइए। तो जी विशाल जी, हमने ये कहा है कि चूंकि पे कमीशन तो 1 जनवरी 2026 से ही लगेगा, ये तो ड्यू है, शेड्यूल्ड है। हम्म। भले ही कितना लेट हो जाए, एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेंगे। तो तब तक एक काम कर दो कि जो हमारा 58% डीए हुआ है, मतलब दिसंबर 2025 तक, उस 58% डियरनेस अलाउंस को हमारी आज की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दीजिए। ओके। जो बात पहले आ रही वो थी 2024 के आसपास, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट जी कीजिएगा, कि 50% जी का अगर जो डीए हो जाए तो उसको मर्ज कर दीजिए। जी, तब तो किया नहीं सरकार ने, 2 साल हो गया, 24 चला गया, 25 चला गया। तो हम ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 को आज जो हमारी बेसिक सैलरी है, यानी कि दिसंबर 2025 की जो से बेसिक सैलरी है, उसमें डीए को मर्ज कर दो, और फिर उसके आधार पर टीए और एचआरए दे दो हमको। तो जितनी सैलरी बनेगी, कम से कम हमें अंतरिम राहत के तौर पे 10-12% का बेनिफिट मिल जाएगा। और जब पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर आ जाएगा, जिस दिन से पे कमीशन लागू हो जाएगा, उस दिन से 1 जनवरी 2026 से जो सैलरी बन रही थी और जो बननी चाहिए,
उसके अंतर को हमें एरियर के रूप में दे देना, तो कम से कम कर्मचारियों को अंतरिम राहत मिल जाएगी। तो ये बात हमने रखी है, बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने इस बात को उठाया भी है, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो कम से कम तात्कालिक राहत लोगों को मिल जाएगी, अंतरिम राहत मिल जाएगी। अगला सवाल मंजीत जी का, अगर ये राहत मान लीजिए मिल भी जाती है तो सैलरी और पेंशन में कितनी की बढ़ोतरी हो जाएगी? कुछ मोटा मोटी आप अगर आप कुछ उदाहरण से समझा पाए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर कि कम से कम 10 से 15% के बीच में लोगों ओके, को अंतरिम राहत के तौर पर मिल जाएगी। मान लीजिए इसका तो 50,000 रुपया वेतन है मान लीजिए मंजीत जी, तो उसको जो है 55,000 हो जाएगा ना। 1 लाख है तो 1,10,000। देखिए देखिए, जिस सपोज दैट किसी की बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है, तो उसकी अगर 58% डीए को मर्ज कर देंगे तो उसकी बेसिक सैलरी 1,58,000 हो 58,000 हो जाएगी। जाएगी। अब देखिए, अब देखिए, डीए तो जीरो हो गया, जी। 58% जो डीए था, तो 1 लाख प्लस 58,000 मिलकर के भी 1,58,000 ही हो रहा था। लेकिन फर्क कहाँ आएगा? फर्क आ जाएगा भत्तों टीए में। में और एचआरए में, भत्तों में फर्क आ जाएगा। तो सपोज दैट कि एचआरए को अगर वो कम भी करते हैं, मान लीजिए 24% में भी लाते हैं, तो 1 लाख का 30% तो 30 ही हजार था। लेकिन 1,58,000 का अगर आप 24% निकालेंगे तो कितना बैठेगा? आप कैलकुलेशन कर लीजिए, अब एकदम से इतने फास्ट कैलकुलेशन ओके नहीं कर ओके सकता हूँ। ओके ओके। तो लेकिन कम तो भी लमसम आप कह रहे हैं कि अगर मोटा मोटी अगर पूरे वो भत्तों का कैलकुलेशन किया जाए तो वो 10% के आसपास का जो है इंक्रीमेंट दिखाता हुआ जी दिखेगा। जी जी, तो जी। अंतरिम राहत के तौर पर उनकी सैलरी कुछ बढ़ जाएगी। हाँ। वही हाल ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी हो जाएगा, कुछ टीए बढ़ जाएगा उनको। तो इस तरीके से टीए और एचआरए पर, क्योंकि होता क्या है, जब पे कमीशन जिस दिन से लागू होगा, सपोज दैट कि 1 जुलाई 2027 से पे कमीशन को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो बेसिक और डीए का जो एरियर होगा एक जी। जनवरी 2026 से 18 महीने का, ये तो एरियर मिल जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए, महंगा मकान किराया भत्ता, इसका एरियर नहीं मिलता है। तो ये एरियर हमारा डूबने से कुछ हद तक बच जाएगा। ओके ओके ओके, बहुत शुक्रिया मंजीत जी। आपने अपना जो कीमती समय है वो निकाला और तमाम विषय को जो है बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आप कंक्लूड करना चाहेंगे? यही कहूंगा कि मतलब जो है, देखिए, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन कर्मचारियों के हितों पर, कर्मचारियों के मुद्दों पर बातचीत करता है और गंभीरता के साथ काम करता है। अभी हमारी आज फिर हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो हमारी जो टीम है, उसका डेलीगेशन माननीय वित्त राज्य मंत्री जी से मिला है और ओके। उनको फिर याद दिलाया है, क्योंकि हमारी 7 नवंबर और 11 नवंबर को उनके साथ बैठक हुई थी दिल्ली में, और हमने उनसे फिर रिक्वेस्ट की है कि अब पार्लियामेंट का सेशन भी खत्म हो गया है, तो अब हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ आधिकारिक बैठक हो जाए इस मुद्दे पर, ओके। ताकि हम अपने रेजुलेशन को उनके साथ डिस्कस कर सकें और लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम का जो इंतजार है उस मुद्दे को लेकर के हम समाधान हासिल कर सकें। तो मैं यही कहना चाहूंगा पूरे देश के कर्मचारियों से, आप भरोसा रखें और ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन पर भरोसा रखें। हम किसी काम को हवा हवाई नहीं करते हैं, ना हवा हवाई बोलते हैं। हमने अगर कुछ ठाना है तो हम उसको मंजिल तक ले जाएंगे। और मनी नाइन के साथ भी जुड़े रहें, जहां हमें अपनी बात कहने का मौका मिलता है उस पर भी हमें बात करते रहें, हमसे कनेक्टेड रहें। बहुत शुक्रिया मंजीत जी। तो इसी थैंक तरह यू सो देश, मच। दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।